वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम पहले जानते हैं कि अमेरिका के बारे में कुछ खास बातें हैं, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, कि अमेरिका क्या है। तो अमेरिका जो है एक महादेश है। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो मतलब विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो उसी समय से ही यूरोप में क्रांतिकारी का एक श्रृंखला तैयार हो गया था। और इसी क्रांति के कारण जो है विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि शासन प्रणाली का एक समक्ष उदाहरण आया हम लोग के सामने। ठीक है, और यही अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका जो है यहाँ पे प्रथम जो लिखित संविधान दिया गया था वो अमेरिका में ही दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व को प्रथम लिखित संविधान कहाँ है, तो अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं। देखिए, विश्व इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों की 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिकी वेशपूंजी ने इस बृहद भूखंड को विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। इसके पहले वाले चैप्टर जो था हमारा भौगोलिक खोज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका जो है एक महाद्वीप है। ठीक है, हमने अभी जस्ट बताया आपको। और जो अमेरिकी वेशपूंजी थे उन्होंने नई दुनिया करके अमेरिका का खोज किया था। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। जो उत्तरी अमेरिका था वहाँ पर मुख्य रूप से क्या हुआ था कि फ्रांस और जो इंग्लैंड देश थे तो इन दोनों ने अपना वर्चस्व न उत्तरी अमेरिका में स्थापित कर लिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेष प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। उसके बाद है कि इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरियां और वहां के निवासियों की वैचारिक विभिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवासियों इंग्लैंड की वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। देखिए क्या हुआ था कि उस समय जब यूरोप में क्रांतिकारी जब पैदा होने लगा तो बहुत सारे नए राजनीतिक विचार आने लगे। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और निरंकुश सत्ता का विरोध होने लगा। निरंकुश सत्ता का अर्थ होता है कि मनमाने ढंग से जो सत्ता करता है शासन को चलाता है तो उसका विरोध होने लगा। ठीक है, समानता और बंधुत्व जैसे विचार जो है लोगों में आने लगे और प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। ठीक है,
जो इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की जो भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की जो वैचारिक विभिन्नता जो थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जो वैचारिक स्तर इंग्लैंड था और उसके उपनिवेश में था, वो दोनों स्तर पर अलग अलग होने लगे और इन दोनों के बीच क्या हुआ कि मतभेद उत्पन्न हो गए। तो इससे यही सारी चीज़ें जो ही हुई हैं, तो वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण बन गई। ठीक है, चलिए अब कारण को हम जानते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विश्व इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है या फिर उसका कारण क्या रहा है। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से बना के बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक है देशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्हें इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। देखिए क्या होता था कि अमेरिकी जो उपनिवेश थे उसमें अधिकांश जो लोग थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज जो है इंग्लैंड के सांसद व्यवस्था को जानते थे, क्योंकि अंग्रेज तो इंग्लैंड से ही आए थे, और वे चाहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। जो उपनिवेश थे अमेरिकी उपनिवेश, वो चाहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी वो खिलाफ थे इसके। और उपनिवेशों का जो गवर्नर चुना जाता था, मतलब राज्यपाल, वो कौन चुनता था, तो वहाँ का राजा मनोनीत किया जाता था और उसको एक विशेष प्रकार का अधिकार था उसको, लेकिन वो उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और इसी कारण से बहुत सारे संघर्ष हुए, स्ट्रगल होने लगे, और उपनिवेशवासियों को जो है शासन के योग्य नहीं माना जाता था। फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है कि जो उपनिवेशवासी लोग थे उनको शासन के योग्य नहीं माना जाता था, और जिसके कारण उनमें असंतोष जग जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक है हमारा कि भौगोलिक दूरी। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे, चूँकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था। अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। देखिए जब युद्ध चल रहा था तो उस समय ये था ना कि जो इंग्लैंड था और अमेरिका था, उनके बीच की जो दूरी थी ना, वो काफ़ी दूरी मतलब बहुत अधिक थी, और ये दोनों क्षेत्र जो थे अटलांटिक महासागर के एक ओर इंग्लैंड था तो एक ओर अमेरिका था। और उस समय जो है यातायात का साधन उतना नहीं था, संचार का भी साधन नहीं था, और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार जो है उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण उतना अच्छा से बनाए नहीं रख पाती थी, और इसी का फ़ायदा जो है उपनिवेशवासियों को मिल गया। तो वो और अधिक मतलब उत्तेजित हो गए स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जो अमेरिका के उपनिवेश थे और ब्रिटेन था, उसमें धर्म के आधार पर भी और सामाजिक के आधार पर भी दोनों में मतभेद था। जहां एक ओर ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबित थी। ठीक है,
धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली। उनमें प्रारंभ से ही जुझारू रूपन एवं स्वतंत्रता की जो भावना थी विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकावासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। देखो क्या था कि दो वहाँ पे मतलब भेद था, एक धार्मिक स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पे। एक तरफ जो ब्रिटिश वासी लोग थे वो एंग्लिकन को मानते थे और उनमें वो चर्च को भी मानते थे ज़्यादा। उसके बाद है जो मतलब कि ब्रिटिश वासी थे दूसरी तरफ, वो लोग प्यूरिटन को मानते थे। तो इन्हीं दोनों के कारण जो है धार्मिक उत्पीड़न के कारण ये दोनों परेशान हो गए और इंग्लैंड में इंग्लैंड को छोड़ दिए और अमेरिका में जाके शरण ले लिए। और उनमें शुरू से ही ऐसा जुझापन देखा जा रहा था स्वतंत्रता के लिए और इसी कारण जो था अमेरिका जुड़ा नहीं था अपने मातृ देश से। ठीक है, उसके बाद है कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किए। ठीक है, उसके बाद देखिए 4th नंबर टॉपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इसको एक टॉपिक बना के आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या है तो इसको आप ज़रूर बताइएगा। एक ये टॉपिक और एक तत्कालीन कारण, ठीक है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में। इस युद्ध से पहले जो है उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। जो उपनिवेशवासी लोग थे वो इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, कब? क्योंकि वो कनाडा से मतलब कनाडा में जब थे तो वो फ्रांसीसियों से मतलब उनका विरोध नहीं कर पाते थे, उनसे अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे, इसलिए वो उपनिवेशवासी जो थे इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासी एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध की टिप्पणी करते हुए जो एक प्रोफेसर पोलार्ड है, उन्होंने कहा है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। जो एक प्रोफेसर पोलार्ड है वो कहते हैं कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच में, तो उस समय फ्रांस की हार हुई थी। तो कह रहे हैं कि फ्रांस की जब पराजय हो गई थी तो उसी समय से क्या हुआ कि अमेरिका वासियों के लिए स्वतंत्रता के लिए वो और ज़्यादा मतलब इच्छुक हो गए। ठीक है, चलिए 5th नंबर हमारा पैराग्राफ है। देखिए कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिनमें राज्यों द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड में हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशवासियों को उपनिवेशों में विकसित हो रहा था। मध्यम वर्ग इंग्लैंड
के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। जो वहाँ के मतलब सबसे ज़्यादा गंभीर मतभेद था आर्थिक कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उपनिवेशवासी जो थे उनका यही सिद्धांत था कि उपनिवेशवासियों की आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन अधिकार जो है मातृदेश को है। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि व्यापार की अवधारणा जो थी, मतलब धारणा बढ़ते जा रही थी, विकसित हो रही थी, और जिसमें था कि राज्य द्वारा जो है व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। और उपनिवेशवासी जो थे अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड जो हस्तक्षेप कर रहा था उसको नापसंद करते थे। वो लोग उपनिवेशवासी नहीं चाहते थे कि हमारे व्यापार में या फिर कोई और काम करते हैं उसमें इंग्लैंड जो है हस्तक्षेप करे। ठीक है, तो इसीलिए उसमें का मध्यम वर्ग चाहता था कि इंग्लैंड के जो कुलीन वर्गीय का है उसका शासन एकदम अंत हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन पॉइंट है कि आपत्तिजनक कर। ठीक है, आपातजनिक कर। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन जो प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टैंप एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना जो था वो अनिवार्य था। कहने का अर्थ ये है कि तो इंग्लैंड का मतलब काफ़ी आर्थिक रूप से क्षति हुआ था, और उसी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का ग्रीनविले, वो उन्होंने क्या किया कि 1765 में एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था स्टैंप एक्ट, और उसके अनुसार ये करना था कि जितने भी अदालत के कागज हैं, अखबार है, उस पे 20 शिलिंग स्टैंप लगवाना जो है ज़रूरी कर दिया। इस कानून से उपनिवेशवासियों में व्यापक विरोध की भावना जग गई। ठीक है, और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार निश्चित किया। और इससे क्या हुआ कि जो उपनिवेशवासी लोग थे उनमें मतलब उसका जो वस्तु आ रही थी इंग्लैंड से उसका बहिष्कार करने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1767 में, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। देखिए वहाँ पे एक नारा भी दिया गया, एक सैमुअल एडम्स हैं, उन्होंने एक नारा भी दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां की संस्थाएं स्थापित कर दी थी। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कार्रवाई के लिए क्या किया था कि उपनिवेशवासियों के लिए एक स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां की एक संस्थाओं को स्थापित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, ये भी महत्वपूर्ण योगदान थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें जो है अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। उनमें राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। टॉमस जैफसन ने उपनिवेशवासियों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 8 नंबर कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। ठीक है, इंग्लैंड के शासक
जॉर्ज तृतीया ने सत्ता संभालते ही अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति जो है इंग्लैंड में काफ़ी अलोकप्रिय हो गई थी और यह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में अविश्वास रखता था। जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी, जॉर्ज तृतीया के अनुउत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशवासियों के साथ उत्पन्न हुए संकट को शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। जो जॉर्ज तृतीया जो था इंग्लैंड का शासक, वो सत्ता संभालते वक्त क्या किया था कि उपनिवेशवासियों के प्रति जो है अपना निरंकुश शासन चलाने लगा था और इसी नीति के कारण जो है इंग्लैंड वो इंग्लैंड में अलोकप्रिय हो गया और लोग उसको पसंद नहीं करते थे और मंत्रिमंडल की जो है शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। और जॉर्ज तृतीया जो है उसके रवैये के कारण जो है उपनिवेशवासियों ने संकट के जो शांतिपूर्ण समाधान थे उसको ध्वस्त कर दिया, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन के सामने आया था। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली वाली वीडियो में हम इसके तत्कालीन कारण को जानेंगे, ठीक है, जो कि बोस्टन की चाय पार्टी है, ठीक है। और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।